Hello student, now we will start part 3rd of chapter 2 Forest and Wildlife Resources. Let's start part 3rd of Forest and Wildlife. Now we are reading a classification of species. Last point is extinct species. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. देखिए यह वह स्पीसीज है जिन्हें हम सर्च करने पर भी नहीं खोज सकते, नहीं ढूंढ सकते। लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर, जहाँ ये अकर होती है, जहाँ पर इनका बर्थ होता है वहाँ पर भी ये नहीं पाई जाती है। स्पीसीज में भी एक्सटिंक्ट फ्रॉम ए लोकल एरियाज, ये कहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाती है? लोकल एरियाज से, साथ ही साथ रीजन से, कंट्री से, एज वेल एज कॉन्टिनेंट से और द एंटायर अर्थ, साथ ही साथ ये पूरी अर्थ से क्या हो जाती है? एक्सटिंक्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द एशियाटिक चीता, और इसके जो एग्जाम्पल है वो एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? देखिए हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर है जो क्या करती है fearful depletion, मतलब ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, प्रजातियां विलुप्त हो रही है, चाहे वो फ्लोरा की हो या फुना की हो, तो वो कौन कौन सी फैक्टर्स है जो फ्लोरा और फुना के डिप्लीशन में रोल प्ले करते हैं। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू, यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो यू विल बी एबल, तो आप समझेंगे, फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफर्ड नेचर इनटू, हम नेचर को क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इनटू अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम क्या ले रहे हैं? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइस, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्यूअर एटसेट्रा, इतनी तरह की चीजें हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं। किससे? फॉरेस्ट से। सो इट इज वी ourselves who have depleted our forest and wildlife। तो यदि ये सारी चीजें हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसे डिप्लीटेड कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है इसे डिप्लीटेड? द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑफ इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज। देखिए जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का जो डिप्लीशन शुरू हुआ था, ये कब से शुरू हुआ था? कॉलोनियल पीरियड से। कॉलोनियल पीरियड कब? बिफोर फ्रीडम। जो फॉरेनर्स थे वो यहाँ पर किस लिए आए थे? ट्रेड डेवलपमेंट के लिए आए थे। उन्होंने अपनी पर्टिकुलर कॉलोनीज बनाई थी और तब से उन्होंने क्या शुरू कर दिया था? उन्होंने रेल नेटवर्क कनेक्ट किया, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज, उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज की, चाहे वो रेलवे एक्टिविटीज हो, चाहे एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, अदर, इन सारी एक्टिविटीज से इन्होंने किसको अफेक्ट किया? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल पीरियड नहीं बल्कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूस टू बी वन ऑफ द मेजर काज ऑफ डिप्लीशन। क्या हो रहा? लगातार एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट को फिनिश करके हम क्या शुरू कर रहे हैं? वहाँ पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। और यही एक मेन रीजन है। किसका रीजन है? फॉरेस्ट को विलुप्त होने का और वाइल्ड लाइफ का विलुप्त होने का। बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए अब क्या हुआ? द मेजर काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मेजर डिप्लीशन हुआ, कब हुआ? बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया का एक फॉरेस्ट सर्वे हुआ। ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर। इंडिया का लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया था वो किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया में। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और जो कुछ सब्सटेंशियल पार्ट थे वहाँ पर क्या था? ट्राइबल बेल्ट था, जनजातियाँ रहती थी, स्पेशली इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न इन द सेंट्रल इंडिया। और ये कहाँ कहाँ पर है? नॉर्थ
ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में हैव बीन डिस्ट्रॉयड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये जो ट्राइबल बेल्ट है इन्होंने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण मतलब कुछ समय के लिए इस जगह पर खेती की और जब ये मूव करके गए तो दूसरी जगह के फॉरेस्ट को खत्म करके इन्होंने वहां पर क्या शुरू कर दिया, कल्टीवेशन शुरू कर दिया। अ टाइप ऑफ स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इस तरह से इन्होंने एग्रीकल्चर फॉरेस्ट को जलाकर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे क्या चलाए जा रहे हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैलीज प्रोजेक्ट। देखिए रिवर वैलीज प्रोजेक्ट के लिए 1951 में 5 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया। क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इन अनयूडेट 4000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। देखिए उसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, इसके लिए भी फॉरेस्ट को फिनिश किया गया। माइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफोरेस्टेशन। देखिए ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जिनके थ्रू फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा जो माइनिंग एक्टिविटी है उससे भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। द बक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। देखिए जो वेस्ट बंगाल का जो बक्सर टाइगर रिजर्व है वो किसमें, थ्रेटन्ड कंडीशन में, मतलब उसका जो डरावनी स्थिति है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर डोलोमाइट माइनिंग की जा रही है, डोलोमाइट की माइनिंग की जा रही है और क्या हो रहा है, जंगलों को खत्म किया जा रहा है। इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज एंड ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स। देखिए अब इससे क्या होता है, इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट, इससे नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है और जो इनका रूट होता है, स्पीसीज का रूट, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि यह एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट भी नहीं कर सकते। अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट, इसके साथ अभी हमने टाइगर्स के बारे में देखा था, साथ ही साथ जो ग्रेट इंडियन एलिफेंट है यह भी थ्रेटेंड कंडीशन में। मेनी फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट degrading factors behind the depletion of forest sources are grazing and fuel wood collection। देखिए कल्टीवेशन, माइनिंग के साथ साथ एक और जो हमारे पर्यावरण शास्त्री और फॉरेस्टर्स है उन्होंने एक और फैक्टर बताया। कौन सा फैक्टर है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। मतलब जंगलों में जो ओवर ग्रेजिंग किया जाता है उससे भी जंगल नष्ट हो रहे हैं और फ्यूल वुड मतलब जो ईंधन की कटाई, लकड़ियों की कटाई की जाती है, इससे भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। दो देयर में बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट येट द फैक्ट रिमेन्स दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फोडर डिमांड इज मेड बाय लूपिंग रादर देन बाय फेलिंग एंटायर ट्रीज। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर repositories of some of the country's most valuable forest product, minerals and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy. These project areas thus mean different things to different people and therein lies the fertile ground of conflict। देखिए in this paragraph हमने समझा कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो ह्यूमन अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा है, डिफोरेस्टेशन कर रहा है। चाहे वो ग्रेजिंग में हो, चाहे फ्यूल कलेक्टिंग में हो, चाहे माइनिंग में हो या एग्रीकल्चर में। तो डे बाय डे ह्यूमन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जंगलों को खत्म करता जा रहा है और जैसे ही जंगल खत्म हो रहे हैं ये वाइल्ड लाइफ स्पीसीज चाहे वो फ्लोरा हो या फिना एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं।